5 एमसीक्यूज टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल हर एक टॉपर करता है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो और अपने स्कोर को 50 से 85 तक पहुंचा सकते हो। कौन से हैं वो 5 एमसीक्यूज टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करके आप हर एक एमसीक्यूज एग्जाम में सटीकता पूर्वक आंसर तक पहुंच बना सकते हो और सही आंसर टिक कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं यूएसजी सर आप सभी का स्वागत करता हूं श्री रमा एकेडमी में। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसा जादू मंत्र देने वाला हूं या कोई ऐसी तुक्का स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको सीख करके आप टॉपर बन जाओगे बिना पढ़े, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो यहीं पर स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। आज के इस सेशन में जो भी मैं 5 एमसीक्यूज टेक्निक्स बताऊंगा साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई किया है, सिलेक्ट हुए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस तो साझा करेंगे ही करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये 5 एमसीक्यूज स्ट्रेटजी, 5 एमसीक्यूज टेक्निक्स क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में हमें 3 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो हमको 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार है साथियों जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जो अच्छे से आपको आता है, आप देखते से उसमें टिक लगा सकते हो, आंसर पिक कर सकते हो। दूसरा टाइप है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता, ना तो सर का पता ना तो पैर का पता, बिल्कुल भी नहीं आते वो क्वेश्चन। और तीसरा टाइप है जिसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब 2 ऑप्शन आपको थोड़े बहुत सुने सुने हैं, 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं पता, मतलब कंफ्यूजन है। तो हम लोग तो पहले टाइप को तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं 5 टेक्निक्स, उसको लगाएंगे इन 2 प्रकार के क्वेश्चंस में, जिसमें हमको कुछ भी नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, कंफ्यूजन है। तो सभी के सभी टेक्निक्स इन्हीं पर लगा करके अपने स्कोर को इजाफा करेंगे। साथियों चलिए सीखते हैं आज की पहली टेक्निक। क्या है वो? नेवर फॉलो सीक्वेंस। मतलब आपका जो एग्जाम है उसमें आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपके पास जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है 1 to 100, तो आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहला किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, ऐसे करते हुए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लाइन से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो आता है सबसे पहले वो करो, और इसको भी आप 3 स्टेजेस में बांट सकते हो। नेवर फॉलो सीक्वेंस तो क्या करें? तो सर इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो 3 स्टेजेस में। सर कौन से स्टेज हैं, क्या होता है? तो आप अपने टाइम को मान लेते हैं, आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय है, 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। चलिए ठीक है, अब इस 2 घंटे को 3 स्टेजेस में डिवाइड करो, 3 लेवल बना लो। पहले लेवल में ध्यान रखो आप लोग दोगे सिर्फ 30 मिनट, दूसरे स्टेज में आप दोगे 50 मिनट, तीसरे स्टेज में दोगे आप 40 मिनट। तो आपका पूरा 2 घंटा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सर 30 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 30, 50, 40 का एक रेशो बनाओ। बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग ये टाइम सेट कर सकते हो। पहले समझ लो क्या है ये 3 स्टेजेस। आप लोग सबसे पहले 30 मिनट में आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। अब 30 मिनट में मेरे साथियों मुझे बताओ 100 क्वेश्चन में से अगर आप अच्छे से आने वाले क्वेश्चन को देख के बिल्कुल टिक लगाने वाले सॉल्व करोगे तो आपका 40 से 45 या 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पेपर बनता है वो बैलेंस्ड बनता है, इजी भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और टफ भी आएंगे। तो जो इजी वाला पोर्शन होता है वो लगभग 50 to 60% होता है, जिसे देखते से ही अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो देखते से ही आंसर हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व कर दो फटाफट, बहुत बढ़िया। और हमारा वर्डन बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि हम लोग लगभग 40 to 50% पेपर सॉल्व कर चुके हैं और हमको बहुत अच्छे से आता है। कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होगा। उसके बाद हमको क्या समझ में आएगा कि अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे हैं, क्योंकि अभी आधा घंटा ही हुआ है। अब इस 1.5 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगला जो हमारा स्टेज है 3 स्टेज में से, वो स्टेज 2 है जिसमें आपको देने हैं 50 मिनट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। हमने तो आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस स्टेज में ध्यान रखना है जिस क्वेश्चन में हमको लगने वाला है टाइम, उसको बिल्कुल स्किप कर देना है।
पढ़ते से ही देखते से ही समझ में आ जाए कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें हमको थोड़ा सा गहनता अध्ययन करना होगा, हमें थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, हमें कुछ फॉर्मूले लगाने होंगे। तो इस क्वेश्चंस को यहां पर नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को यहां करना है 60 मिनट वाले में। बात क्लियर है? तो जब हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 50 मिनट देंगे, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। 50 मिनट में मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है ना, 25 से 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने एग्जाम का पार कर लिया। अब जब तीसरे स्टेज में आओगे तो आपको जो गोले भरने हैं, आपको जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं, वो इसमें करने हैं 40 मिनट में। ये हमारा है तीसरा स्टेज। बात क्लियर है? हमने 2 टाइप से यहां पर स्टेजेस कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे स्टेज में हमको करना है जिसमें हमको कंफ्यूजन है, जिसमें हमको कंफ्यूजन है, वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और गोले भी हमको इसी स्टेज में भरने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमको शुरू से गोला भरते हुए नहीं आना है, हमको गोला जो भरना है वो तीसरे स्टेज में भरना है, जिसमें हम लोग कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और गोले भी भरेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन की संख्या मुश्किल से 10-15 ही होंगी और गोला भी हमको यहीं भरना है। तो चलिए आगे के हम लोग टेक्निक्स देखते हैं। अगली जो हमारी टेक्निक है वो है बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक, जिसके द्वारा आप अपने स्कोर को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या है? ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है। आप लोग पढ़ते वक्त इस चीज को फील भी किए होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाए होंगे उन बच्चों को ये चीज पता होगा कि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं और ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ एबव हो, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी, अगर ये ऑप्शन आता है उपर्युक्त सभी, तो हम लोग बोलते हैं ऑल इज वेल। इसके होने की संभावना, इस आंसर, इस ऑप्शन के आंसर होने की संभावना लगभग 95% होता है साथियों। तो हमारे एग्जाम में अगर ऑप्शन में आए ऑल ऑफ अबव, तो हमारा 90% चांस है कि यही आंसर सही होगा। यह बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक है। और दूसरा टाइप, अगर आपके क्वेश्चन में, आपके ऑप्शन में नन ऑफ अबव आए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो मेरे साथियों इसके होने की संभावना लगभग 5% है। मतलब ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नन ऑफ एबव अगर ऑप्शन में है तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऑल ऑफ एबव है तो इसके होने की संभावना 95% है। ये सब रिसर्च करके निकाला गया है। और आपने भी अगर क्वेश्चंस बैंक लगाए होंगे, अगर बुक्स लगाई होगी, तो आपको देखने को मिलेगा, या प्रीवियस ईयर लगाना MCQ जो भी आपके पास बुक होगी, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस 95% क्वेश्चंस में अगर ये ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव का, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट, मतलब वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल जो कीबोर्ड होते हैं मोबाइल में, वर्चुअल कीबोर्ड जिसमें आप टाइपिंग करते हो, वो कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। किससे किससे? पासवर्ड थेफ्ट से, ट्रोजन प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से, ऑल ऑफ अबव। तो क्लियर यहां पर पता है सबको कि ये तीनों आंसर सही हैं। तो हमारा यहां पर राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ अबव। ऑल इज वेल बोल के उपरोक्त सभी लगा दो। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ऑप्शन में उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव दिया हुआ है, तो आपको बिना सोचे ये लगा देना है। क्योंकि एग्जाम में 95% चांस है इसके सही होने का। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्शन ये गलत, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल यही राइट होगा। मैं यहां पर बता रहा हूं ज्यादातर प्रोबेबिलिटी किन की होती है, किन ऑप्शंस के चांसेस सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती है। तो आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो टेक्निक है साथियों, यहां पर है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसको रिमूव करना आपको आना चाहिए। सर ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो यहां पर आप देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको एक्सट्रीम वैल्यू, पहले तो ये समझिए एक्सट्रीम वैल्यू होती क्या है। आसपास का ऑप्शन ना हो, नंबर ना हो, डेट्स ना हो, डेटा ना हो। जैसे कि मान लो आपके ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है और ऑप्शन डी में 107 दिया है। तो आप यहां पर देख रहे हो एक्सट्रीम वैल्यू है 107, 107। मतलब जो आपका पेपर बनाने वाला है वो ऑप्शन 1, 3, 5 इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा आपका।
और वो आपको एक वैल्यू दिया है जिसको आप बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, आपका आंसर इन्हीं तीनों में से होगा। जैसे कि आपका 0, 2, 4, 19 एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको आप कैंसिल कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर ए बी सी में से कोई ना कोई होगा। तो इसमें से अब कौन सा आंसर सही होगा, तो आगे के टेक्निक्स उससे सीखेंगे ना हम। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकता है हमारा आंसर ना हो, इसके भी ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपका ये जो टिप्स है, टेक्निक है, रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज, इसको भी याद रखना। अगला है यहां पर टेक्निक सिमिलर आंसर ट्रिक। सिमिलर आंसर ट्रिक, जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो यहां पर जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में एक चीज जरूर होती है। मान लेते हैं कोई ऑप्शन 5 जो कि आंसर है, तो वो जानते हो क्या करता है, इससे सिमिलर डेट्स, नंबर, कोई डेटा रखने का प्रयास करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपका कई बार ऐसा होगा कि आंसर -5 आ जाए या 5 आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो सिमिलर नंबर रखने का प्रयास करता है और बाकी 2 वैल्यूज अपने आप दे देता है। इसका मतलब है हम लोग ये 3 और 10 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमको मान लो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो हम लोग तुक्का किससे मारेंगे, हम लोग तुक्का मारेंगे या -5 पे या 5 पे। तो आप बहुत करीब हो अपने आंसर के पास, इसलिए ये टेक्निक आप लगा करके आप सटीकता प्राप्त कर सकते हो और आंसर सही कर सकते हो। एक एग्जांपल देखो, यहां पर मान लेते हैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ऑप्शन कैसे रखे गए हैं, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 24 जून, 30 जनवरी। तो अब राइट आंसर तो मान लो आपको पता है 24 अप्रैल होता है, लेकिन अगर मान लो आपने पढ़ के नहीं गए, कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, बात क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो सिमिलर आंसर कौन से हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या सिमिलर आंसर। तो यहां पर देखो 24 अप्रैल, 26 अप्रैल है ना, 24 जून, तो यहां पर 24 और 24 आपके 2 नंबर हैं, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है इन दोनों में से कोई आंसर हो, इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो और इन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अगर जोड़ दोगे तो इन दोनों में से फिर जा करके एक सही आंसर टिक कर पाओगे। तो मेरे साथियों, क्या आपको सिमिलर आंसर ट्रिक क्लियर समझ में आ गया कि हमको यहां पर सिमिलर आंसर के तरफ हमको मूव करना है, देन उसमें से तुक्का मारना है तो मारेंगे। अब 4 में से तुक्का मारना, 2 में से तुक्का मारने में कितना अंतर है, चांसेस कितना ज्यादा है आपके सटीकता में, है ना, सही होने में। तो रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज क्लियर, सिमिलर आंसर ट्रिक भी क्लियर। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अगला यहां पर है साथियों मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, तुक्का टेक्निक, इसको हम बोल सकते हैं तुक्का टेक्निक। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हमको लगाना है। अब हमने सब कुछ कर लिया, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन में पहला टाइप हमने सही कर लिया कि हमको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं सबसे पहले जो हमको सबसे अच्छा आता है, फिर हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमको दिमाग लगाना होता है, फिर हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तीसरे राउंड में जिसमें हमको कुछ नहीं आता है। बात क्लियर है? तो अब यहां पर हम तुक्का लगाएंगे जिसमें हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब हमने सब साम दाम दंड भेद लगा दिए, बहुत सारे टेक्निक्स लगा दिए, अब हमारे पास कुछ ऐसे 5-7 क्वेश्चन हैं जिसमें अब हमको तो भैया अक्कड़ बक्कड़ ही लगाना है। तो क्या करेंगे, हमको 4 ऑप्शन में हमारे पास बी और सी में से हम बी और सी को टिक लगाएंगे। ए बी सी डी में से बी और सी जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, ये सबसे फेवरेट ऑप्शन है हमारे एग्जामिनर के। तो आपको अगर तुक्का मारना है तो बी और सी में से ही मारिएगा। ए और डी में आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब भी मैं भी पेपर सेट करता हूं तो मेरे दिमाग में होता है कि गलत आंसर को ए में डाल दूं और वो गलत आंसर आप पहले सॉल्व करके लाओ और खुशी खुशी ए को मारो, और आपका एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप गलत मार दो और वहां कंपटीशन क्या हो जाए, कम हो जाए और जो अच्छे पढ़ के जा रहे हैं उनका सही हो। तो जब आप ए मारोगे तो वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बात क्लियर है? तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन में बी या फिर सी लगाइएगा, इसमें भी आप बी को ज्यादा प्रेफर करना, बी पॉजिटिव। क्लियर है ना? अगली टेक्निक है असर्शन एंड रीजनिंग, कथन व कारण। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या टेक्निक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कथन व कारण के क्वेश्चन में एक आप लोगों को ऑप्शन यहां पर दे करके रखा हूं, इसको पढ़ करके समझाऊंगा भी। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसमें ट्रिक क्या है, इसमें टेक्निक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको मैं बता दूं 90% चांस है ए और बी होने का।
ए या बी में से 90% चांस है कथन कारण में ए या बी होगा, गारंटी है, गारंटी है। समझ गए? वैसे भी क्वेश्चन कम आते हैं और जो आते हैं उसमें गारंटी है ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा, इसके 90% चांस हैं। क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस टाइप को एसर्शन रीजन कथन कारण को समझेंगे। तो यहां पर देखिए, एक आपको कथन दिया होगा, एसर्शन जिसको बोलेंगे, दो स्टेटमेंट हैं, और दूसरा है कारण, उसका रीजन, क्या वो उसका रीजन है या नहीं है, यही हमको आंसर करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में ही निहित होती है संवैधानिक रूप से। और अगर हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो भारत का राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं, स्टेटमेंट दोनों सही हैं। इसका मीनिंग जानते हो क्या है? सी खत्म, डी खत्म, यहां पर आर गलत, यहां पर ए गलत, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ज्यादातर आपके प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आंसर का कि आपका या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आओ इसको समझते हैं, ए या फिर बी। आपको क्या लगाना है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में लगाना है, क्योंकि आपको इन दोनों क्वेश्चन के बीच में लगाना है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम वाले बिकॉज लगा लो ना, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है, कर रहे हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं। तो आप दोनों स्टेटमेंट के बीच में लगा दो, क्योंकि अब एक बार में दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। क्या? कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये जो कथन है इसका बिल्कुल कारण जो है स्पष्टीकरण कर रहा है कि हमारे देश का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए उसके पास सारी कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर निहित होती है। तो मतलब ये व्याख्या बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टी कर रहा है ए का, मतलब रीजन बिल्कुल करेक्ट है एसर्शन का। तो आपको क्या करना है? यहां पर क्योंकि लगा देना है। आपका ज्यादातर आंसर क्या होगा? ए या फिर बी होगा। 90% चांस है ए या फिर बी होने का। आपको बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुक्का मारना है, तो ए और बी में मारना है। अगर क्वेश्चन आता है देन आपके पास 4 ऑप्शन है ही। आई होप क्लियर है। तो हमने सारे टेक्निक्स देख लिए हैं। मैं यहां पर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं कि इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है कि आपके पास 2 सूची दी हुई है और आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं और आपको यहां पर जोड़ी बनाना होता है कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसके लिए। यहां पर आपको ए बी सी डी लिख लो, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले आपको करना है अलग से ए बी सी डी लिख लेना है अलग से, और उसके बाद अब जोड़ी बनाओगे तो जैसे यहां पर दिया है सहायक नदियां और यहां दिया है नदियां, कि कौन सी सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये हमको आंसर करना है। अब आप बताओ, एक आध आंसर तो आपको पता ही होगा। जो भी आपको पता है यहां पर लिख लो, जो भी पता है यहां पर लिख लो। एक आध तो पता होगा। जैसे मान लेते हैं कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, चलो नहीं पता। सिप्रा नहीं पता, बेनगंगा नहीं पता, तवा, सर तवा पता है मेरे को, तवा पता है सर नर्मदा की है। हालांकि चारों मेरे को पता है, ऐसा मैं एक्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो तवा जो है ये नर्मदा की है। चलो तो डी है तीसरा, तीसरा आप यहां लिख लो, ऐसे लिख लो। एक आध पता होगा, सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपके लिए स्पेशली आपको मान लो चारों नहीं पता, तो इसमें से देखो कॉमन क्या क्या है। जैसे देखो यहां पर ये तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ सर कुछ कुछ दिख रहा है। अरे सर इसमें तो देखो दूसरा और दूसरा भी कॉमन दिख रहा है। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बी या फिर डी सही होने की। आपका ए और सी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। क्यों? क्योंकि सर 2-2 ऑप्शन कॉमन दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर मान लो हो सकता है सिर्फ एक ही ऑप्शन कॉमन दिखे तो हमको उसी में पिक करना है। क्लियर है ना? ठीक, तो ये हमारा बी या फिर डी में हमको आंसर पिक करना है। अब आप तुक्का मारो। अब यहां पर बी और सी को सिर्फ चेक करो। अब आप सिर्फ बी और सी को चेक करो कि छिपरा और बेनगंगा इनमें से क्या मारूं। आप सीधे सीधे पहले का दूसरा मार दो, पहले का दूसरा मार दो, और डी में तीसरा मार दो। ये
ये क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पढ़ो, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है कि क्षिप्रा गोदावरी की सहायक नदी है? गोदावरी तो बहुत साउथ में है। अरे सर बिल्कुल मध्य प्रदेश के नीचे। तो सर क्षिप्रा को हम ना चंबल से मारने का प्रयास करेंगे और बेनगंगा को बिल्कुल। तो आपका बहुत आंसर क्लियर हो गया कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। कितना आसानी से किए। और इसको देखो कई तरीके से कर सकते हो। यहां पर आपने पहले जो आता है वो लिख लिया, फिर उसके बाद जो आता है वो लिख लिया, देन फिर तुक्का मारो, ऑप्शन देखो। या फिर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप जोड़ी बनाने का प्रयास करो। आपको 3 तरीके से सोचना है, 4 तरीके से सोचना है, लेकिन आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। क्या बात क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल था, इस तरीके के और भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है आज आपको सारी टेक्निक्स क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग अंत में एक प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करें, कैसे करें, तो इस पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूं। एग्जाम से पहले आपके पास एक बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं, बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल होता है या सोर्सेस होते हैं। बल्कि सोर्सेस को क्या करना है, एक छन्नी लगा करके छान लेना है। और इस छन्नी में वही छन के आए जिसको आपने बहुत बार पढ़ा है। जिन किताब को आपने अभी तक नहीं देखा है वो सब हट जाएं, साइड हो जाने चाहिए। जो आपके प्रॉपर खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वो यहां आ जाए। जिनमें आपने खूब टिक लगाया है, बार बार पढ़ा है, वो यहां आ जाएं। जिन नोट्स को, कोचिंग नोट्स को आपने पढ़ा है वो यहां आ जाएं। मतलब बिल्कुल लिमिटेड सोर्स यहां पर आ जाने चाहिए। ये सब एग्जाम से पहले की बातें हैं। लिमिटेड सोर्स यहां पर आ जाने चाहिए। बल्कि सोर्स से लिमिटेड सोर्स को हमने फिल्टर कर दिया। ये क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया। अब इस जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं आपके, इसको कर दो 10 बार रिवीजन, इसको कर दो 15 बार रिवीजन। जितनी बार हो सकता है कर डालो, क्योंकि अब ये कम है और समय जितना भी है उसमें 10-10 बार पढ़ो, 15-15 बार पढ़ो। बात समझ में आया? इसको आप एग्जाम टाइम पे कोई मोटी सी अपनी नोट्स भी ले आओगे, लिखा हुआ अपने हाथ का मोटा नोट होगा, नोट्स होंगे, तो आप पढ़ने में आपको डर लगेगा, यार कैसे पढ़ूं मैं, इसको पढ़ने में तो 5-6 दिन निकल जाएंगे। वहां पर आप घबरा जाओगे और उसको बिल्कुल स्किप कर दोगे। अगर कम कम नोट्स होंगे तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा और आपके टिप्स पर चीजें आ जाएंगी, कमांड अच्छा हो जाएगा। और देन 10 रिवीजन, 15 रिवीजन के बाद आपको टेस्ट लगाने हैं, वो भी टॉपिक वाइज पहले शुरुआत करोगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, लूज नहीं करना है। टॉपिक वाइज लगाने से क्या होता है, हमने पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, 10 बार रिवीजन किया, अब उसमें स्कोर अच्छा आएगा, आएगा ही आएगा। वो आपको बूस्ट करेगा। वाओ, पॉलिटी मेरी अच्छी क्लियर हो गई, वाओ जनजाति मेरा क्लियर हो गया, अच्छा। तो अब इस तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट में बूस्ट प्राप्त करने के बाद आप लगाओगे FLT, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे और अपने 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 सफलता की ओर बढ़ोगे और तैयारी गजब की होगी। तो ये प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा और प्रैक्टिस परफेक्ट तभी बनेगा जब लिमिटेड रिसोर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बनता समझता सब स्टूडेंट है, लेकिन इसको अप्लाई 1% लोग ही करते हैं और वही सफल होते हैं। मैं क्लियर बता दे रहा हूं, 1% लोग ही इसको अप्लाई करते हैं और जितनी टेक्निक्स बताई है वो भी अप्लाई 1% लोग ही करते हैं। आपको आना है इस 1% में और अपनी लाइफ को बदलना है। तो ये थी हमारी आज का पूरा सेशन। आप हमारे कोर्स को ले सकते हो, अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको अवेल कर सकते हो। बाकी पेपर 3 कूपन कोड लगा करके SRA 20 लगा करके इकोनॉमिक्स पार्ट ए और पार्ट बी जो साइंस एंड टेक है इसे अवेल कर सकते हो और अपनी सफलता सुनिश्चित करने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हो। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, बाकी के सोशल मीडिया और नंबर से आप जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, शानदार सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? इस तरीके के और लेक्चर्स या वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि किस पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।